दोस्तों, एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। बिहार में आजकल एक तूफान आया हुआ है, एक सुनामी आई हुई है और जो वोटर यात्रा चल रही है उसको 16 दिन की यात्रा है। 8 दिन गुजर चुके हैं और आज से जो है वो दूसरे 8 दिन का जो हिस्सा है वो शुरू हो रहा है, यानी 9वां दिन है। इस यात्रा में 1300 किलोमीटर का लंबा फासला तय किया जाएगा। 20 जिलों से ये गुजरेगी और 50 विधानसभा क्षेत्रों को ये टच करेगी। तो इस मौके पर जबकि आधा सफर हो चुका है, हमारे साथ बिहार से शकीब साहब हैं, फराह शकीब साहब। फराह साहब, आपका इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है। और बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही करूंगा कि ये जो वोटर अधिकार यात्रा का इंटरवल था, तो इस बीच सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी नज़र में क्या हुई? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मुझे इस नाचीज को अपने प्लेटफॉर्म पे जगह देने के लिए। देखिए, यात्रा जो अभी 8 दिन हुए हैं, 17 अगस्त से यात्रा शुरू हुई है, आज 24 अगस्त है। इस यात्रा के शुरू होने से पहले और अभी के का जो माहौल है वो उसमें एक बड़ा वाज़ेह फर्क जो है वो दिखता है। और वो फर्क ये दिखता है कि राहुल गांधी जिस वोट चोरी के अभियान को लेकर के बिहार में चल रहे हैं और उनका मेन फोकस जो एसआईआर है, जिस एसआईआर के की आड़ में जो जेन्युइन वोटर्स हैं, जो जिनको भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये वोट उनका नहीं है तो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाए वोटर लिस्ट से, उसकी जो एक पूरी एक्सरसाइज चल रही है, उसको लेकर के जो अब विमर्श यानी कि अब जो चर्चा शुरू हुई है, लोग तस्करा कर रहे हैं इन सब बातों का। अब वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक जा चुका है। और अब इस यात्रा का इतना तो आप इतनी तो आप कामयाब इस यात्रा को जरूर मान सकते हैं कि बिहार के अंदर ये एक बड़ा नैरेटिव बिल्डअप हो गया है। और लोग अब एक आम मतदाता, एक आम वोटर जो किसी पार्टी का कैडर नहीं है, किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, वो उसका कोई झंडा बरदार नहीं है, उसके दिल में एक शुबहा तो जरूर पैदा हो गया है कि ये जरूर जो है सरकार ने जो है मैंडेट जो है चोरी किया है और हमने वोट किसी और को दिया है, ये हमारे वोट का मिसयूज करके ये लोग सत्ता में आ गए हैं। क्योंकि 2024 में उस तरह की कोई लहर जो 2019 के पुलवामा कांड के बाद इन्होंने जो एक हैजानी कैफियत तैयार करने की कोशिश की गोदी मीडिया के जरिया, उसका कुछ असर नहीं दिखाई देता था। और खासकर बिहार में तो बिल्कुल भी नहीं दिखता था। बिहार में जिस तरह के से महागठबंधन में लोकसभा की सीटों का बंटवारा किया था लालू यादव ने, खास करके जिन समीकरणों को उन्होंने ध्यान में रखा था, उसके बाद जो रिजल्ट आया था तो हम लोगों को लगा कि नहीं, इसका मतलब ये है कि ये जो है शुभा तब भी हुआ था कि ये ऐसा कैसे रिजल्ट आ गया। और कम से कम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 40 सीटों में कम से कम 20 से 25 सीटें महागठबंधन जीतेगी, लेकिन वो 10 सीटें जीत पाई। चिराग पासवान जो है 5 की 5 सीट जीत गए, जदयू 12 सीट जीत गई, भाजपा 12 सीट जीत गई। तो ये एक बड़ा सा मतलब बड़ा एक चौंकाने वाला मामला था। लेकिन फिर भी लगा कि चलिए ठीक है, हो सकता है साइलेंट वोटर्स होते हैं, उनके अंदर में वो किसी के सामने ओपन नहीं होते कि वो किसको वोट देंगे नहीं देंगे, इन्होंने दे दिया होगा वोट। लेकिन अब तमाम चीज, अब तो पूरे मुल्क में ये शुबहा पैदा होता चला जा रहा है। और जैसा राहुल गांधी बार बार कह भी रहे हैं कि ये इन्होंने 70-80 सीटों की चोरी की है जी। तो ये एक इस यात्रा से एक बड़ा वाज़ेह फर्क तो ये है कि अब अवाम के अंदर में इस बात का जिक्र शुरू हो गया है, विमर्श शुरू हो गया है, डिबेट शुरू हो गया है कि ये सरकार जेन्युइन सरकार नहीं है। ये सरकार ने वो मतलब जो है आप कह सकते हैं कि मैंडेट रिगिंग करके ये सरकार बनी है जी। देखिए, ये जो सिलसिला है ये हम लोगों को लोकसभा चुनाव से पहले से दिखाई दे रहा है। यानी गोदी मीडिया जो कि हमेशा सरकार के लिए रामवार करता है, उसने भी ये कहा था कि छत्तीसगढ़ में तो किसी हाल में कांग्रेस नहीं हार सकती और वो जो है वो डेफिनेट वापस आएंगे। और राजस्थान में और मध्य प्रदेश में वो लोग ये कह रहे थे कि बराबर की लड़ाई है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हुआ ये कि छत्तीसगढ़ में हार गई कांग्रेस और मध्य प्रदेश में भी जो है वो इतना बड़ा मैंडेट उनको मिला कि जो उनकी अपनी कल्पना के बाहर था। राजस्थान बिल्कुल में भी बिल्कुल आ गए। तो ये बिल्कुल। तो पहली चौंकाने वाली बात थी। उसके बाद जो है वो
लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वो बिल्कुल आगे विधानसभा में उल्टा हो गया। और हरियाणा में जी भी ये सारा मीडिया, गोदी मीडिया कह रहा था कि इस बार जो है वो बीजेपी आ जाएगी, उसने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया था। लेकिन उसके बावजूद जबरदस्त महाराष्ट्र में ऐसी कामयाबी मिली कि जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। तो ये 2024 की लहर में भी नहीं मिली थी जो अभी मिली। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। ये इस तरह से खेला इस खेल को कि खुद ही जो है वो लोगों के दिमाग में शक व शुबा पैदा हो जाए। जी तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये तो शुकूक व शुबात की बात पहले से थी और अंदर ही अंदर ईवीएम के ताल्लुक से भी बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन इन 8 दिनों में क्या बदला? डॉक्टर साहब, इन 8 दिनों में सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे मुल्क में बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। अब तो हरियाणा से भी आवाजें उठने लगी। देखिए, हरियाणा का जब चुनाव हो रहा था, हरियाणा से जिस तरह की खबरें आ रही थी, एकदम ग्राउंड लेवल की मैं बात आपको बता रहा हूँ, हरियाणा से जिस तरह की खबरें आ रही थी, इन्होंने जो 9.5 साल का चीफ मिनिस्टर था इनका, मनोहर लाल खट्टर, उसको इन्होंने सख्ती से पब्लिक डोमेन में जाने से मना कर दिया था। इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी इनके खिलाफ हरियाणा में। दुष्यंत चौटाला 10 की 10 सीटें 24 में पिछली चुनाव, पिछले 19 में जीत करके आए थे। भाजपा के साथ जाके सरकार बनाने की सजा हरियाणा के लोगों ने दुष्यंत चौटाला को ऐसी दी कि उनका खाता नहीं खुला। दुष्यंत चौटाला अपनी खुद की सीट हार गए। और ये था कि जिस नायब सिंह सैनी को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, नायब सिंह सैनी को लोगों ने एक गांव में बंधक बना लिया था। जी जी। ट्रैक्टर लगा दिए थे रास्तों में कि इनकी गाड़ियां नहीं निकल सकती थी। बाद में फोर्सेस बुला करके उन ट्रैक्टरों को हटा के मौजूदा मुख्यमंत्री को निकाला गया वहां से। इतना ज्यादा गुस्सा था भाजपा के खिलाफ लोगों में। और आपने देखा होगा, मनोहर लाल खट्टर जो है मैरिज हॉल में और बैंक्वेट हॉल में छोटी छोटी मीटिंग्स कर रहे थे, वो भी अपने पार्टी वर्कर्स के साथ। और वहां लोग जो है उनका विरोध कर रहे थे, पार्टी वर्कर्स उनका विरोध कर रहे थे। लेकिन जब हरियाणा का रिजल्ट आया तो मतलब बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट था हरियाणा का। एब्सोल्यूट मैंडेट, जो मतलब जो इनको 24-19 की लहर में नहीं मिला था, पुलवामा की लहर में नहीं मिला था, एब्सोल्यूट मैंडेट उनको, जो से दुष्यंत चौटाला जेजेपी का समर्थन लेकर के सरकार बनानी पड़ी थी, इस बार इनको एब्सोल्यूट मैंडेट मिला। 40 सीटों से ऊपर इनको मिल गई। तो ये बड़ा, तब से ही लोगों के अंदर, और महाराष्ट्र में तो बिल्कुल, वो तो चुनाव के रिजल्ट के बाद ही ये मामला आ गया था कि भाई लोकसभा चुनाव से लेके विधानसभा चुनाव के दरमियान 40 लाख वोटर बढ़ गए महाराष्ट्र के अंदर में। जी। तो ये तो लोगों के जहन में चली रही थी बातें, ये कैसे हो सकता है भाई 6 महीने में फॉर्म 6 इतना ज्यादा अप्लाई हो जाए कि 40 लाख लोग नए मतदाता बन जाएं, ये भी पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद आप देखिए कि अब कर्नाटका में जब से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महादेवपुरा असेंबली की जो पोल खोली है, यानी फॉर्म 6 भरना ठीक है, लेकिन अब कोई 70 साल का आदमी फॉर्म 6 भर रहा है तो वहां शुबा होता है। फॉर्म 6 तो आमतौर पर 18 से 20-22 एज ग्रुप के लोगों के लिए होता है कि भाई आप नए वोटर्स बन रहे, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनके लिए। अब 70 साल का कोई आदमी वो फॉर्म 6 भर रहा है वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए, तो ये शुबा तो पैदा करता है। बिहार में ये तमाम चीजें आप देखिए, बिहार में सिर्फ ये नहीं है डॉक्टर साहब कि बिहार में इन्होंने जो है SIR लाया और उसके बाद 65 लाख लोगों को बाहर कर दिया है। बिहार में भी नए वोटर्स जोड़े जा रहे हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट है, महज 3 विधानसभा की रिपोर्ट उन्होंने दिया है। पिपरा, बगहा और मोतिहारी, ये तीनों पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण की असेंबली सीट है। और इन 3 विधानसभा सीटों पर तकरीबन 80,000 नए वोटर्स जोड़े गए हैं, जिसमें एक एक पते पर 500-500 वोटर हैं। और कितने पते तो ऐसे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। यूपी से लोगों को ला करके एनरोल कराया गया है यहाँ बिहार में। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बिहार के जेन्युइन वोटर्स को हटाया गया है, बल्कि बाहर से एक्सपोर्ट करके वोटर्स को ला करके यहाँ शामिल भी किया गया है उनका नाम, ताकि वो बूथ पे जाएं तो उनको आराम से वो जो है वोट देने के लिए, जो है जो भी कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो या पोलिंग एजेंट हो, उसको लगे कि नहीं भाई ठीक है। कौन जान रहा है इनका पता ठिकाना नाम इतना जांचने के लिए कि यूपी से आए हैं कि कानपुर से आए हैं। वो तैयार करके लाए गए हैं वोटर्स कि आपको भाजपा को वोट करना। और इस पूरे SIR के खेल में बहुत सारी चीजें और भी, जब से ये यात्रा शुरू हुई है डॉक्टर साहब, NDA के जो अपने घटक दल हैं, अलायंस पार्टनर हैं, वो भले ही नहीं बोल रहे हैं,
जो ड्राफ्ट लिस्ट जो प्रकाशित हुई 1 अगस्त को, उसके बाद एनडीए के जो एलाइज पार्टनर हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार हो, उनका जो ग्राउंड जमीन पर का जो कार्यकर्ता है वो ये मान रहा है कि उसमें इस 65 लाख में उसके खुद के बहुत बड़ी तादाद में उसके वोटर्स जो है निकाल दिए गए। परसों सीतामढ़ी एक लोकसभा क्षेत्र है, आप जानते होंगे, मिथिलांचल का इलाका है। सीतामढ़ी के में जदयू के जो प्रखंड अध्यक्ष, जो ब्लॉक लेवल के प्रेसिडेंट है, उनकी एक बैठक हुई है और उस बैठक से एक वीडियो बाहर आ गई है। उसमें एक प्रखंड अध्यक्ष कह रहा है कि बाजपट्टी जो असेंबली एरिया है, बाजपट्टी, वहां तकरीबन 26,000 वोटों को हटाया गया है और उस 26,000 में से कम 18-19,000 एनडीए के वोटर्स हैं, जदयू के वोटर्स हैं। ये जदयू के कार्यकर्ता बोल रहे हैं। तो इससे, और राहुल गांधी की जो ये यात्रा चल रही है, इससे लोगों के अंदर में एक यकीन पैदा हो रहा है। इस यात्रा में देखिए, आप इस यात्रा में देखेंगे कि एकदम ऑर्गेनिक भीड़ है। ये पैसे पर लाई गई भीड़ नहीं है कि इनको किसी चीज का लालच दे के लाया गया है, जैसे आजकल मोदी जी की रैली में चल रहा है कि आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं या आशा वर्कर हैं, उनको जबरदस्ती जो है बसों में ठूस ठूस करके, मोतिहारी में जो है सभा होगी तो मुजफ्फरपुर और गोपाल आसपास के जिलों से उनको भर भर के बसों में भेजा जाता है, जबरदस्ती सरकारी दबाव बना करके कि आपको जाना होगा, नहीं तो आपका पैसा कट जाएगा, सैलरी काट लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन ये जो यात्रा में भीड़ आपको दिख रही है, ये ऑर्गेनिक भीड़ है। और इस यात्रा में जो ऑर्गेनिक भीड़, अब देखिए इस यात्रा की बौखलाहट क्या है कि हर जगह इस यात्रा को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। सासाराम में 17 अगस्त से राहुल की यात्रा शुरू हुई, 16 अगस्त को रात में राहुल की यात्रा को परमिशन दिया गया है। आप अंदाजा लगाइए कि रात में लेट नाइट मोटरसाइकिल और स्कूटी के हेडलाइट्स जला करके हेलीपैड तैयार किए गए हैं राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए। मुंगेर में हम लोग जहां चाहते थे रुकवाना, वहां जगह नहीं दिया। 2-3 जो ऑप्शंस दिए थे, किसी में भी हम लोगों को अलाउट नहीं किया। एक छोटी सी ऐसी जगह हम लोगों को अलाउट की कि वो ना बराबर थी, रोड़ा पत्थर तमाम चीजें, कूड़ा करकट वहां पर थी, उनको हम लोगों को सफाई करवानी पड़ी, जेसीबी से बराबर करवाना पड़ा, उसको सब कुछ करवा करके तब जा करके उनका टेंट और वो सब जो है राहुल गांधी का हम लोग लगवा पाए। तो ये डिस्टर्ब, और उसके बाद देखिए कि रूट जो हम लोग कह रहे थे, उस रूट पर भी हम लोगों को नहीं दिया गया परमिशन। और आशा वर्कर्स जो है, जो हॉस्पिटल में काम करती हैं महिलाओं के बीच में जाकर के, वो लोग यूनिफॉर्म पहन करके उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया तेजस्वी यादव को। उनकी अपनी कुछ मांगे हैं कि जब आपकी सरकार आए तो हमारी ये मांगे हैं, आप इस पर जो है विचार विमर्श कीजिए, उनका मानदेय बढ़ाइए, सैलरी बढ़ाइए, तनख्वाह बढ़ाइए। उन आशा वर्कर्स को शो कॉज नोटिस दे दिया गया है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपने जो है ये ड्रेस का अपमान किया है। और यही आशा वर्कर्स मोदी की रैली में बसों में ठूस के जबरदस्ती भेजी जाती हैं, जो ये जाना नहीं चाहती हैं। इनको मजबूरी में अपने मासूम बच्चों को घरों में छोड़ के 6 बजे सुबह निकलना पड़ता है और वो रात को 10 बजे वापस आती हैं। सैकड़ों वीडियोस अभी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी जो आशा वर्कर्स की, जो ये बता रही कि हम लोगों को जबरदस्ती बुलाया गया, हम लोग नहीं आना चाहते थे, हम लोग नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन हम लोगों को कहा गया कि नहीं जाइएगा तो पैसा काट लेंगे, नहीं जाइएगा तो नौकरी से हटा देंगे। इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और आज तो राहुल गांधी जो सीमांचल के इलाके में हैं, पूर्णिया से अररिया, वो बुलेट से गए हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों ने बुलेट से जो है 4 लेन पे बुलेट चला के वो लोग जो है वहां पहुंचे हैं। तो अब लोग जो है मीम्स बना रहे हैं डॉक्टर साहब की, मोदी जी परसों आए थे यहाँ 22 तारीख को और गमछा लहरा रहे थे तेजस्वी यादव की तरह। तो लोग मीम्स बना रहे हैं कि गमछा तो लहरा लिया किसी तरह से, अब ये बुलेट पर कैसे चलेंगे, बुलेट चलाने आता है क्या? तो इस तरह के मीम्स बन रहे हैं बिहार में। और वो भी बड़े हैरत की बात है डॉक्टर साहब की, जिस पुल का उन्होंने इफ्तिताह किया है, तकरीबन 8 महीने पहले वो उस पुल पर जो है वो आमदोरफ्त शुरू हो चुकी है। मैं खुद दसियों बार उस पुल से गुजर चुका हूँ, आना जाना हो चुका है मेरा। मतलब हमारे यहाँ ना एक वो चलता है कि भाई मुबारक हो बेवा का दोबारा से निकाह होगा और लुटी हुई दुकान का फिर से इफ्तिताह होगा। अच्छा शकीब साहब, अगर आप ये दोनों की तुलना करें
जो यात्रा चल रही है वोटर वाली, और फिर जी बीच में अचानक इनका जो है वो बिजली की तरह चमक के गायब हो जाना। तो जी। क्या आपको नहीं लगता कि इस बीच उनको नहीं आना चाहिए था, कुछ वक्फे के बाद आना चाहिए था मोदी जी को? नहीं, असल में देखिए वो एक तरफ जो राहुल जी वोट चोरी का जो इल्जाम लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन और भाजपा के कॉकटेल के ऊपर में कि इनका एक कॉकस बना हुआ है, ये लोग मिल करके आपका मैंडेट चोरी कर रहे हैं, उसको चूंकि देखिए क्योंकि भाजपा के पास किसी भी कंस्ट्रक्टिव मुद्दे को काउंटर करने के लिए मुसलमान बहुत सस्ता औजार है उनके पास। और मैं तो ये मानता हूं कि अगर इस मुल्क में मुसलमान नहीं होते तो कितने भाजपाइयों के घर का चूल्हा नहीं जल रहा होता। ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि इनके पास इनकी यूएसपी क्या है सिवाय मुसलमानों को टारगेट करने, उनके खिलाफ नफरत फैलाने के, और उनसे जो देश की जो मेजॉरिटी है उसको डराने के। ये चाणक्य का फॉर्मूला है कि अगर एक बड़े हिस्से पर हुकूमत करनी है तो एक छोटे हिस्से को एक बड़े हिस्से का एक जो है तसव्वुराती दुश्मन बना के उसको पोर्ट्रे करके उसके सामने खड़ा रखो कि देखो हमको तुमने अगर ने हटाया तो ये तुम्हारा दुश्मन है, ये तुमको खा जाएगा। तो ये इनका ये मॉडस ऑपरेंडी है, इसी से ये काम करते हैं। तो अब वो घुसपैठिए वाले नैरेटिव को जोर देने के लिए आए थे यहाँ कि ये जो राजद और कांग्रेस के लोग चाहते हैं, ये विपक्ष चाहता है। नाम नहीं लिया उन्होंने, राहुल गांधी का नाम लेने की हिम्मत नहीं हुई मोदी जी में कि वो राहुल गांधी का नाम लेकर ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी घुसपैठिए वोटर्स को बचा रहे हैं। तो उन्होंने घुसपैठिए का वो चलाया। घुसपैठिया मतलब मुसलमान, बांग्लादेश से आए हुए, रोहिंग्या से आए हुए। लेकिन डॉक्टर साहब अब जनता इसको इस तरह से रिसीव नहीं करती है। अब जनता देखिए एक बड़ी तादाद में जो 2012 के बाद का जो वोटर इनरोल्ड हुआ था लिस्ट में, उसको एक्सक्लूड किया गया है। इसके पीछे की टेक्निक ये है कि वो जो 2012 में वोटर लिस्ट में शामिल हुआ था, 2013 में वोटर लिस्ट में शामिल हुआ था, उसने लालू यादव के उस सो कॉल्ड जंगल राज को नहीं देखा है। वो जब वोटर लिस्ट में इनरोल्ड हुआ या जब वो मतलब जब वो टीन एज में था 13-14 साल से, उसने नीतीश कुमार की सरकार को देखना शुरू किया। फिर वो आकर के 2014-15 में वोटर लिस्ट में इनरोल्ड हुआ, उसने नीतीश सरकार को देखा और अब 20 साल से उसके जहन में नीतीश सरकार का ही चेहरा है। तो अब उसको ये लगने लगा है कि नहीं 20 साल बहुत होते हैं, अब तब्दीली चाहिए। और तब्दीली कोई यूथ ला सकता है। उसने लालू को मुख्यमंत्री रहते नहीं देखा है, उसने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री रहते नहीं देखा, लेकिन उसने तेजस्वी को बतौर उप मुख्यमंत्री देखा कि जब तेजस्वी बतौर डिप्टी सीएम थे तो उन्होंने नौकरियां बांटी। जब वो हेल्थ मिनिस्टर, उसी दौरान उनके पास हेल्थ मिनिस्ट्री का भी कैबिनेट था, तो वो रैंडम सरकारी अस्पतालों में छापा मारते थे। वहां के सिस्टम को जो है वो राइट टाइम करने के लिए उन्होंने देर रात वो पीएमसीएच चले जाते थे, एम्स पहुंच जाते थे, ताकि वो पकड़ सकें कि यहाँ पर क्या धांधलियां हो रही हैं या क्या इरेगुलरिटी है, डॉक्टर्स आते हैं कि नहीं आते हैं। तो एक हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर में भी एक खौफ था कि भाई वो रात के 2 बजे भी आ जाएगा, स्वास्थ्य मंत्री रात के 2 बजे भी आ सकता है। सीएस को ऑर्डर था कि आपको रात के 2 बजे छापेमारी करनी है, हर जिले के सीएस को। तो ये एक माहौल तो तेजस्वी ने बनाया था, और जो लोगों ने देखा है कि नहीं उस दौरान कुछ तो अच्छा हो रहा था, तेजस्वी कर रहे थे। कास्ट सेंसस हुआ, उसका भी क्रेडिट नीतीश कुमार चाहे जो भी ले लें, लेकिन लोग एक आम विमर्श में कास्ट सेंसस का क्रेडिट बिहार में तेजस्वी को ही देते हैं, क्योंकि भाई आप तो थे 20 साल से सत्ता में थे नीतीश इनके साथ, भाजपा के साथ में आप इतने बड़े एक लंबे वक्त से आप भाजपा के साथ सरकार चला रहे हैं, लेकिन आप तो कास्ट सेंसस नहीं करा पाए। इवन आपने स्पेशल स्टेटस का दर्जा मांगा, वो भी आपको नहीं मिला। स्पेशल पैकेज मांगा, वो भी नहीं मिला। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की मांग की, वो भी आपको नहीं दिया, जबकि फुल मेजोरिटी की सरकार है 2021 से 2011 से लेकर के माफ कीजिएगा 2014 से 24 तक मोदी जी की। आप उस दौरान तो कुछ करा नहीं पाए, लेकिन तेजस्वी जब आए तो उन्होंने जो उनकी कैपेसिटी में था वो उन्होंने किया, वो डिलीवर किया। उन्होंने कहा था हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे, तो 10 लाख नहीं दिया तो कम से कम 2, 2.5, 3 लाख तो दिया नौकरी। और ऐसी नौकरी दी कि लोगों ने यूपी से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से आके बिहार में नौकरी लिया। टीचर्स की जो बहाली की बीपीएससी के थ्रू, कंक्रीट और एक टैलेंट निकाल के लाया अंदर से। नीतीश जी ने विकास मित्र की बहाली की थी, उसमें क्या है पंचायत के मुखिया को, प्रधान को 10,000 20,000 रुपए घूस दे करके ऐसे लोग टीचर बहाल हो गए जिनको ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय का स्पेलिंग नहीं पता है।
तो पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया था। लेकिन तेजस्वी ने जो स्क्रूटनी किया बीपीएससी के कंपटीशन के थ्रू, जो जिन लोगों को लेकर के वो आए हैं TRT 3 या TRT 4 करके, वो जो टीचर आए हैं वो काबिल हैं, वो अपने अपने सब्जेक्ट पर उनका कमांड है, स्कूल में बच्चों को ये लग रहा है कि अच्छा पढ़ा रहे हैं। जाहिर सी बात है जो कंपटीशन से आएगा, बीएड किया, बीएड के बाद उसने कंपटीशन दिया, बीपीएससी लेवल का जो है एग्जाम उसने पास किया, उसके बाद वाइवा, वो तमाम प्रोसेस पार करके वो आया है टीचर बनने, तो उसके अंदर अपनी सलाहियत है। जिनके अंदर सलाहियत नहीं थी वो नहीं आए। यहाँ पैसे वाला मामला नहीं था कि 50,000 हम दे देंगे तो हमारा हो जाएगा, या हमारे पास कोई टैलेंट नहीं है तो हम 1 लाख रुपए दे दे। जनवरी फरवरी की स्पेलिंग नहीं पता है अंग्रेजी में, जिनको नीतीश जी ने बहाल किया है, लेकिन लालू तेजस्वी ने जिनको किया है वो अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है। तो ये चीजें दिख रही हैं लोगों को सभी। तेजस्वी यूथ है जी। ये जो अभी आपने मुसलमानों का जिक्र किया था, तो एनडीए में मुसलमानों के लिए एक चोर दरवाजा था नीतीश कुमार का। जी और नीतीश कुमार बड़ी शान से टोपी भी पहनते थे और वो रुमाल भी लगाते थे, और वो तस्वीरें जो है वो बहुत ज्यादा वायरल भी कराते थे। लेकिन जी अभी ये हुआ कि नीतीश कुमार ने जो है वो मदरसा बोर्ड का 7 साला प्रोग्राम था, 100 साल हो रहे थे, और उस मौके पे उन्होंने टोपी पहनने से इनकार कर दिया। और फिर उसके बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो है वो जा करके खानका रहमानिया में फैसल जी रहमानी साहब से मिले। तो ये जो नीतीश कुमार का इनकार है इतने साल के बाद, ये क्यों हुआ और इसका क्या असर पड़ेगा? और ये दोनों लोग जो जा करके फैसल रहमानी साहब से मिले, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हिंदू और मुस्लिम दोनों किस्म के वोटर्स पर? जी देखिए, अब नीतीश जी ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया। देखिए, अब एक आम सी धारणा लोगों के अंदर में बन गई है कि नीतीश जी अपने स्टेट ऑफ माइंड में सही नहीं है, उनकी जहनी हालत ठीक नहीं है। वो कभी भी वो बोल रहे थे कि 2005 से पहले बिहार में कोई कपड़ा पहनता था जी। मतलब आप जब सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। ये और नीतीश जी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है भाई, बड़ी शख्सियत है, एक नेशनल फिगर है इंडिया के, है ना। तो अब लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया है कि वो अपने स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। और जदयू का पूरा जो कमांड है वो आरएसएस के स्लीपर सेल्स जो हैं, चाहे वो ललन सिंह हो, या वो संजय झा हो, या वो अशोक चौधरी हो, या वो विजय चौधरी हो, इन्होंने अपने कमांड में ले लिया है। और नीतीश जी को ये समझा दिया गया है कि आपको अब दक्षिण पंथी यानी राइट विंगर पॉलिटिक्स पर ही चलना पड़ेगा। वक्फ कानून के पास होने के बाद जो मुसलमानों का गुस्सा था, अफ्तार पार्टी का बाइकआउट किया, ये बिल्कुल सही बात है कि भाजपा के साथ रहने के बावजूद मुसलमानों के एक बड़े हिस्से का वोट नीतीश जी को मिलता था। लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। आपने एनआरसी सीए में सपोर्ट किया, आपने 3 तलाक बिल पे सपोर्ट किया, आपने कश्मीर के मामले पर सरकार का सपोर्ट किया, मुसलमानों को हटा दीजिए। यूसीसी की बात होती है तो आपका एक स्टेटमेंट नहीं आता है, एनआरसी सीए की बात होती है आपका एक स्टेटमेंट नहीं आता है। और जो जनरल मुद्दे थे, किसानों का मुद्दा था, किसान आंदोलन करते रहे 1.5 साल तक, वो आपने उन किसानों के लिए कानून पास कर दिया, नीतीश जी का समर्थन रहा। नोटबंदी आप ले आए, नीतीश जी का समर्थन रहा। इलेक्टोरल बॉन्ड ले आए, नीतीश जी का समर्थन रहा। अवाम में ये चीजें चलने लगी कि ये जो तमाम अवाम मुखालिफ पॉलिसी है सरकार की, उन सब में नीतीश कुमार साथ हैं, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। तो अब उन्होंने टोपी पहनने से इनकार कर दिया, वो एक बड़ा मुद्दा तो बन गया। और ये देखिए, मदरसे का 7 साला प्रोग्राम, वो तो एक बैनर आपको लगाया गया, दरअसल वो एक इस तरह से एक तस्वीर पेश करने की थी कि मुसलमान अभी भी नीतीश कुमार के साथ है। और जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो बड़े उन्होंने जब वो जिला जिला घूम रहे थे लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, तो वो ये बात कहना नहीं भूलते थे कि आपके लिए जो है बहुत लजीज बिरयानी का भी इंतजाम है, जरूर आइएगा। क्योंकि उनको पता है मुसलमान बिरयानी के लिए कहीं भी चला जाता है। मतलब आपने एक अंडर एस्टिमेट कर रखा है मुसलमानों को, ये जलील करने वाली बात है ना, ये जलील करने वाली बात है। लेकिन और मदरसा के जो टीचर्स हैं, मदरसा की जो कमिटियां हैं, उनको उन पर दबाव बनाया गया कि आप अगर नहीं आएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे, आप नहीं आएंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी। ये तमाम चीजें इस तरह से प्रेशर में लेके मुसलमानों को बुलाया गया और टोपी उपी पहना के दिखाने की ये कोशिश की गई मीडिया के जरिया
चाहे वो एनडीए के पेरोल पे चलने वाला यूट्यूबर हो या फिर वो गोदी मीडिया हो, कि मुसलमान तो अभी भी नीतीश जी के साथ है। वो अवतार पार्टी के बाइकॉट के वक्त जो उनकी किरकिरी हुई थी, उसको समझिए एक तरह से वो डैमेज कंट्रोल करने की एक कवायद थी ये मदरसा बोर्ड के नाम पर, लेकिन उसमें वो बुरी तरह से फेल रहे। दूसरी तरफ जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी खानका आए, तो आपको मैं बता दूं कि देखिए, मैं फेसबुक पर तो नहीं हूं, मैंने फेसबुक छोड़ रखा है, लेकिन मैं इंस्टाग्राम पर और जो दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, लोकल जो भाजपा का कार्यकर्ता है, वहां जब उसने ये लिखना शुरू किया, तुष्टीकरण वाली बात, अपीजमेंट वाली बात जो वो करते हैं, उनका जो एक सेवा है कि भाई वो मदरसा गए, खानका गए, लेकिन वो मुंगेर में कोई मंदिर नहीं गए, तो मैंने देखा कि गैर मुस्लिमों ने उनको जवाब देना शुरू किया कि औरंगाबाद में वहां जो है वो शनि देव के मंदिर गए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, वहां पूजा पाठ करने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, तब तो मुसलमानों को कोई एतराज नहीं हुआ, मुसलमानों ने कोई आपत्ति नहीं की, कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया, कोई एतराज नहीं आया उनका सामने। तो फिर अगर आज वो राहुल गांधी वहां चले गए तो फिर तुम्हें एतराज क्यों है? तो राहुल गांधी सबको साथ लेकर चलने वाले एक नेता के रूप में, तेजस्वी यादव सबको साथ लेकर चलने वाले एक नेता के रूप में, जो एक जो हमारा जो एक कंपोजिट कल्चर है, उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को प्रोफाइल किया जाने लगा हिंदुओं के जरिया ही। मुसलमानों ने उसको काउंटर नहीं किया और करना भी नहीं चाहिए था। मैंने कहा बहुत सियासी समझदारी का सबूत दिया मुसलमानों ने कि खानका वाले मैटर पर मुसलमानों ने काउंटर नहीं किया कि हाँ भाई वो चले गए तो क्या हुआ। गैर मुस्लिम भाइयों ने, जो जिनका जहन साफ सुथरा है, जिनके अंदर ये एनेस्थीसिया नफरत का भी पेनिट्रेट नहीं हुआ है, उन्होंने ही काउंटर करना शुरू किया। और मेरे साथ, और मैं कई चैनलों पे बैठता हूँ, पब्लिक इंडिया है, देशबंधु लाइव है, शाम को स्त्री काल पे मैं बैठता हूँ, बहुत सारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, वहां मैंने देखा जो पैनलिस्ट साथी थे उन लोगों ने काउंटर किया इसको। अरे भाई वो वहां और खानका कोई छोटी मोटी, कोई छोटा मोटा इदारा नहीं है, सैकड़ों साल पुरानी एक लीगेसी, एक विरासत है उसकी। और फिर वो पुरानी एक फोटो भी वायरल हो गई मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब के वक्त की, जब राजीव गांधी आए थे, जी जी, है ना, वो भी एक फोटो वायरल हो गई कि 40 साल बाद फिर उसी जगह राहुल गांधी भी आए। तो इसको कोई बहुत बड़ा मुद्दा भाजपा बना पाएगी ऐसा मुश्किल है। देखिए, अब भाजपा के पास मुद्दों की क्राइसिस है, और हिंदू मुस्लिम का जो इशू है, जो जो कम्युनल पोलराइजेशन का इशू है, उसको भाजपा की लाख कोशिशों के बावजूद भी सोसाइटी में अप्रूवल नहीं मिल रहा है। अवाम को अब रोजगार चाहिए, अवाम को अब सड़क, बिजली, पानी चाहिए, अवाम अब मुद्दों की तरफ लौट रही है। और ये एसआईआर से जिन लोगों का जो वोट कटा है, ये बार बार घुसपैठिया कह रहे हैं, लेकिन जो जो विक्टिम है एसआईआर का, मैं तो उनको विक्टिम बोलता हूं, वो ज्यादातर जो है वो जो है वो महादलित समाज है, अति पिछड़ा समाज है। देखिए, मुसलमानों ने तो अपने कागज, एनआरसी सीए के वक्त भी बहुत सारे मुसलमानों ने अपने कागजात ठीक ठाक कर लिए थे। पुरानी जिनके पास जमीनें थी उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स निकलवा लिए थे, फैमिली ट्री बनवा लिया था, आवासीय प्रमाण पत्र बनवा लिया था, क्योंकि उनको ये पता था कि जैसे असम में इन्होंने एनआरसी किया, वो तो एनआरसी को अभी उन्होंने वापस नहीं लिया है। एनआरसी का जो मूवमेंट था वो ड्यू टू कोविड ब्रेक हुआ। कोविड नहीं आता तो मुझे लगता है वो और लंबा चलता, वो शायद किसान आंदोलन की तरह साल भर भी जा सकता था, जो उस वक्त का मोमेंटम बना हुआ था 2020 का। तो वो कोविड आ गया, कोविड के बाद दुनिया भर में लॉकडाउन हो गया, फिर 22 में सेकंड वेव, 21 में फिर सेकंड वेव आ गई कोविड की। तो इनको समझिए कि जो है उसको पस पर्दा डालना पड़ा। लेकिन ये इनकी प्लानिंग, और यही एनआरसी सीए का ही एक जो को दूसरी शक्ल में ये एसआईआर के को लेकर के आए, एसआईआर की शक्ल में ये लेकर के आए। ये डे वन से लोगों के जो है जहन में ये बात चली गई, और वो जो नैरेटिव इन्होंने एनआरसी सीए के टाइम बनाया था कि इससे हिंदुओं को कोई खतरा नहीं होगा, तो मुसलमानों से कागज मांगे जा रहे हैं। अब पता चला कि अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, महादलित समाज, वो ब्लॉक में, प्रखंड में, एसडीओ ऑफिस में लंबी लाइन कतारें लगा के खड़ा है कि मेरा भाई आवासीय प्रमाण पत्र बना दो, मेरा जो है जन्म प्रमाण पत्र बना दो। क्योंकि इन्होंने डे वन से कह दिया कि हम आधार एक्सेप्ट करेंगे नहीं, राशन कार्ड एक्सेप्ट करेंगे नहीं, एपिक नंबर एक्सेप्ट करेंगे नहीं। तो एक वो अफरा तफरी का माहौल तो शुरू हो ही गया, और उसके बाद ये भी चल गया कि भाई अगर आप वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होंगे तो इसका मतलब आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी। तो ये सिटीजनशिप को रिक्लेम करने के लिए इतनी अफरा तफरी मची लोगों के बीच में। अब आके सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर आकर के थोड़ी राहत दी है कि भाई आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे। और आप ये बताइए, अब जिस आदमी का नाम कट गया है,
भाई जो आदमी 5 बार वोट कर चुका है और उसका नाम आपने ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिया, अब उसको कह रहे हैं आप फॉर्म 6 भर के आइए। फॉर्म 6 का मतलब तो वो फ्रेश वोटर हुआ ना, सही। फर्स्ट टाइम वोटर्स। तो इसको लेकर के भी लोगों के अंदर गुस्सा है, गुस्सा तो है लोगों के अंदर, लेकिन अब ये है कि राहुल और तेजस्वी की इस यात्रा ने, आप समझिए कि उस गुस्से को एक रास्ता दिया है। और आप देखेंगे अगर आप 22, जी डॉक्टर साहब, आप 22 तारीख की, डॉक्टर साहब एक चीज, अगर आप 22 तारीख की मोदी की जो बिहार में जो सभा हुई है, आप 10 मिनट उसकी कोई क्लिप देखें और मोदी का जो फेस एक्सप्रेशन है आपको चेहरा बता देगा कि कुछ ना कुछ तो है जो बहुत परेशान है जहन। वो अपने स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, जिस तरह से वो दिखाई देना चाहते हैं वो नहीं है। वो भले ही जो कुछ बोल रहे हैं, लेकिन जमीन खिसकती हुई तो उनको नजर आ रही है। जी डॉक्टर साहब। नहीं, संसद में जब उनके सामने ये नारा लग गया, ऑब्वियसली वोट छोड़ गद्दी छोड़, और वोट चोर गद्दी अमित छोड़, शाह के सामने जब राज्यसभा में ये कह दिया गया और जोर और शोर के साथ कि तड़ी पार गो बैक, और तो उसके बाद बिल तो फाड़ इनका के फेंक पानी दिया। उतर गया। बिल्कुल मैं बिल्कुल आखिरी बिल्कुल। 1-2 मिनट में ये जानना चाहता हूँ कि भारत का जो वोटर है, मतदाता है, इसके बारे में 2 बातें कही जाती हैं। एक तो ये कि ये बहुत ज़हीन है और इसकी समझ में आ जाता है पीछे क्या साजिश चल रही है, और दूसरी बात ये कही जाती है कि इसकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, ये बहुत जल्दी भूल जाता है। तो ये जो मोमेंटम बना है, क्या आपको लगता है कि ये मतदान तक कायम रहेगा या फिर बीच में लोग भूल-भाल के फिर दूसरे इश्यूज़ में उलझ जाएँगे? नहीं, ये देखिए, ये वोट मतदान तक कायम नहीं रहेगा, उसके बाद भी ये कायम रहेगा और ये दूसरे स्टेट्स में जाएगा। राहुल गांधी यहाँ नहीं रुकने वाले हैं। ये बिल्कुल क्लियर है कि राहुल गांधी सिर्फ वोटर अधिकार यात्रा बिहार में करके चुनाव तक बैठ जाएंगे, वो बंगाल भी जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपना इरादा जाहिर कर दिया है कि हम पूरे मुल्क में एसआईआर कराएंगे। तो और ये वोटर चोरी का जो अभियान इन्होंने कर्नाटक से शुरू किया है, अब तो वाराणसी में भी लोग क्लेम कर रहे हैं। अब तो आप देखिए कि महाराष्ट्र में भी लोग निकल के बाहर आ रहे हैं कि भाई हमारा भी जो है वो, अब चूंकि डिजिटल फॉर्मेट में चुनाव आयोग दे नहीं रहा है इनको डेटा, तो जाहिर सी बात है कुछ तो है जिसकी पर्दादारी। और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने डॉक्टर साहब राहुल की यात्रा को और बूम कर दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था यात्रा को पंक्चर करने के लिए, उसने और हवा भर दी। जिस तरह के सवाल जवाब हुए और जिस तरह से ज्ञानेश कुमार जी ने जवाब दिए गोल गोल घुमाने वाले, और जिस तरह से मतलब जवाब का नहीं, धमकी तो राहुल गांधी को दी, लेकिन जिस तरह से फुहड़ एक्सक्यूज दिए उन्होंने कि भाई वो हम जो है सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते हैं, उनसे फीमेल्स की जो है प्राइवेसी, हाँ माँ बहन की प्राइवेसी वो होती है, मतलब एक आप वो, मुझे लगा कि कोई स्क्रिप्ट जो है वो वहां से नागपुर से आई थी कि आपको बस यही पढ़ देना है, तो वो पढ़ रहे थे बैठ करके। इसका अंदाज अगर वाकई आई है तो इसका मतलब है कि 100 साल में तो इनकी हिमाकत में बहुत इजाफा हुआ है। ऑब्वियसली ये भले ही आप हाफ पैंट से फुल पैंट पे आ गए हैं, इनके यूनिफॉर्म में भले ही हाफ पैंट से फुल पैंट हो गया, लेकिन इनकी हिमाकत में, चूंकि देखिए इनको ये हमेशा से टेक्नोलॉजी, साइंस, लॉजिक इसके खिलाफ रहे हैं। ये आज एआई का जमाना है, ग्रुप का जमाना है, चैट जीपीटी का जमाना है, लोग एकदम से फैक्ट चेक कर लेते हैं, फौरन से फैक्ट चेक कर लेते हैं। आप इतना फुहड़ सा एक्सक्यूज दे रहे हैं कि हम प्राइवेसी, अरे भाई जब प्राइवेसी का ये है तो आप वीडियोग्राफी करा क्यों रहे हो? मत कराओ, फिर कराने की जरूरत क्या है? फिर उसमें पैसा खर्च करने की जरूरत ही क्या है जब उसकी प्राइवेसी, तो तुम भी तो प्राइवेसी को वायलेट कर रहे हो उसके। और 45 दिन तक ही वो प्राइवेसी है, उसके बाद 45 दिन के बाद तुम डिलीट कर दो वो प्राइवेसी के नाम पे, और 45 दिन तक तुम उसकी प्राइवेसी वायलेट कर सकते हो। मतलब ये तो जी इनका सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो अभी चढ़ के बोल रहा है। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन, इन्होंने अपनी बात को अपने ही काउंटर किया, ज्ञानेश गुप्ता जी ने, उसने राहुल गांधी की यात्रा को में और हवा भर दिया, बल्कि बूम कर दिया उसको। जी 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 जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया फराज शकीब साहब, आपने समय निकाला और बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। आइंदा भी जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी हम आपसे बात करेंगे। जरूर इंशाल्लाह साहब, जरूर। धन्यवाद।